आचार्य जी, आज जो नौकरी वाला वीडियो डला ना यूट्यूब चैनल पर, उसको देखकर बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं और बातचीत हुई उनसे। उस वीडियो पर अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है और बातचीत हो रही है तो लोग आपके इंटरव्यूज़ के बारे में भी पूछ रहे हैं। नौकरी से बात इंटरव्यूज़ पे निकल के आ रही है। सरकारी नौकरी पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अच्छा, आचार्य जी ने भी तो यूपीएससी क्रैक करा था, उनकी भी तो इंटरव्यूज़ हुए होंगे अलग अलग जगहों पर। तो बड़ी अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट है, लोग पूछना चाह रहे हैं कि आचार्य जी ने कैसे इंटरव्यूज़ दिए थे अपने यूपीएससी के। तो थोड़ा बताइए ना कैसा था। कुछ ऐसा खास नहीं था। असल में यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही और प्रीलिम्स मेंस इनको लिखने की प्रक्रिया में ही दुनिया को, भारत को, संविधान को, सब जगह चल क्या रहा है, जैसे करंट अवेयरनेस कहते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा गहराई से जानने का मौका मिला। और एक समय पर मैं बहुत डिटरमिन्ड था, दृढ़ बिल्कुल, कि आईएएस ही बनना है और जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ वो उसी रास्ते से होगा। मुझे बहुत स्पष्ट था कि दुनिया जैसी है उसकी तस्वीर बदलनी चाहिए और उसके लिए रास्ता मुझे यही दिखता था, आईएएस। लेकिन तैयारी वगैरह के दौरान ही दिखने लग गया कि जो करना है उसके लिए ब्यूरोक्रेसी कोई बहुत अच्छा रास्ता है नहीं। अच्छा रास्ता क्या होगा ये उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये दिखने लग गया कि सरकारी नौकरी के माध्यम से कोई क्रांतिकारी काम तो शायद नहीं हो सकता। तो जब इंटरव्यू की कॉल आई तब तक मैं काफ़ी उदासीन हो चुका था, इनडिफरेंट सा हो चुका था सिविल सर्विसेज के प्रति, क्योंकि तैयारी की प्रक्रिया में ही बहुत सिविल सर्वेंट से मिला भी था, पढ़ाई भी करी थी। मेरे घर में भी ब्यूरोक्रेट्स थे तो वहाँ भी बातचीत होती रहती थी। तो मन में जो तस्वीर थी वो थोड़ी साफ होने लगी थी, इरादे आकार लेने लगे थे। तो जब कॉल आई तो मेरे भीतर कोई बहुत उत्साह उठा नहीं, लेकिन फिर भी बढ़िया चीज़ है। आईएएस का इंटरव्यू है तो देना तो है ही। तो मैं सुबह सुबह पहुंच गया अपनी बाइक पर। शर्ट तो मैंने सफ़ेद ही पहनी थी, लेकिन नीचे मैंने जीन्स पहन रखी थी। जीन्स पहन के जीन्स, हाँ, जीन्स पहन रखी थी। कुछ ऐसा नहीं कि मेरा वहाँ पे कोई सीन करने का इरादा था या कोई बहुत विद्रोह मुझे वहाँ जताना था। बस भीतर ये उत्साह ही नहीं आया कि ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है क्या कि मैं इसके लिए कुछ ख़ास किस्म के कपड़े पहनूं। और उन दिनों जवान था, 21-22 साल का था मैं। जीन्स बढ़िया लगती थी, कंफर्टेबल भी थी, दिखने में भी अच्छी लगती थी। बाहर निकलता था तो आमतौर पर वही पहनता था।
तो जो मेरे भीतर जवान थोड़ा सा बैठा हुआ था रिबेल, उसने कहा कि जब जीन्स में कोई बुराई ही नहीं है, हर तरीके से ठीक है, तो इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी तुम कुछ अलग क्यों पहनोगे? फॉर्मल ट्राउज़र्स या टाई वगैरह आम तौर पर तो मैं पहनता नहीं। तो मैंने कहा यहाँ बनावट करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ भी जीन्स पहन के ही पहुँच जाते हैं। तो हम पहुँच गए जीन्स पहन के। तो संघ लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग है, यूपीएससी वाले सब जानते ही हैं, शाहजहाँ रोड पर। तो वहाँ लाइब्रेरी में इंतज़ार करने के लिए कहा गया। वहाँ लाइब्रेरी में इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ और जितने आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, वो सब अपना एक तरफ को एक टेबल के इर्द गिर्द झुंड लगा करके बातें करें, चर्चा करें। मुझे उन्होंने समझा ही नहीं कि ये भी इंटरव्यू देने के लिए आया है। न टाई पहन रखी थी मैंने, न कुछ और फॉर्मल्स, जीन्स और डाल ली थी। तो खैर उनमें से एक दो लोग आए, उनसे कुछ बातें हुई, कुछ उनको कहा मैंने। फिर नंबर आया मेरा, गया इंटरव्यू देने। तो काफ़ी बड़ा सा इंटरव्यू पैनल था, 6 लोग 8 लोग ऐसे ही थे, काफ़ी लोग थे। तो मैं सोच रहा था कि ये मुझसे शायद पूछेंगे कि जीन्स में क्यों आ गए। उन्होंने नहीं पूछा। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, क्योंकि अगर पूछा होता तो यही पता चलता कि नहीं समझ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। पर कुछ न पूछ करके उन्होंने मुझे बता दिया कि वो समझ रहे हैं कि मेरा मन क्या कह रहा है, मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ। पहले एक आध बार तो मुझे ये भी ख्याल आया था कि शायद ये लोग मेरी हालत को देख करके अपना अपमान मानेंगे और मुझे 2-4 मिनट में ही चलता कर देंगे। मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार था। मैंने कहा चलो झंझट छूटे। तो वैसा हुआ नहीं। उन्होंने बहुत बातें करी मुझसे। मुझे लगता है कि घंटे भर तक बातें करी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और राजनीति पे बातें करी, अर्थव्यवस्था पर बातें करी। जहाँ मैं चुप हो जाऊँ वो लोग और बुलवाना चाहें, मैं बोलता गया। फिर जो पूरा फॉर्म भरा जाता है उसमें मैंने कहीं पर लिखा होगा कि मैं कविताएं लिखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कविताएं सुनाओ। तो मैं कविताएं सुनाने लगा। पहले तो मेरा मन हुआ कि कह दूँ कि नहीं सुनाऊँगा। कविताएं मैंने किसी और श्रोता, किसी और कान के लिए लिखी हैं। बहुत दिली बात है ये कविताएं। ये किसी इंटरव्यू में सुनाने के लिए नहीं लिखी थी। पर जो पूछ रहे थे सज्जन पुरुष थे, बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने थोड़ी आत्मीयता से कहा। तो मैंने कविताएं कहनी शुरू करी। तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कुछ समझना चाह रहे हों। फिर बोले और सुनाओ और सुनाओ। मैं सुनाता गया। तो वही पैनल में एक और सज्जन थे, नाम अब मुझे किसी का कुछ याद नहीं है। तो उन्होंने कविता को लेकर कुछ सवाल करा। तो मैंने बताया।
तो उन्होंने कहा नहीं, पर इस बात का ये दूसरा मतलब भी तो हो सकता है। एक पंक्ति थी, बोले इस बात का, इस पंक्ति का ये मतलब भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा लिखी मैंने है तो मतलब भी मुझे ही पता होगा। तो बाकी इधर उधर के एक दो लोग हंस भी दिए इस बात पे थोड़ा। तो उसमें मुझे ये भी ख्याल आया कि चलो अच्छा है, तो बिल्कुल ही तय है कि हाँ, कुछ होना हवाना इसमें नहीं है। भला हुआ मुरी मटकी फूटी, अब मैं पनिया भरन से छूटी। और कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में उन्होंने बातचीत ना करी हो। साइंस, हिस्ट्री, मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मन में सम्मान आता है। मैं तो वहाँ एक तरह से विद्रोह का बिगुल बजाने गया था। लड़का सा था, 21-22 साल, क्या उम्र होती है। पर उन्होंने बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योरली मुझको हैंडल करा। फिर इसका रिज़ल्ट आया। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे 300 में से 210 नंबर दिए थे। इतने आमतौर पे आते नहीं हैं। हाँ। तो अपनी ओर से तो उन्होंने मुझे प्रेम पूर्वक ये बता ही दिया था कि वो मुझे आईएएस देखना चाहते हैं। अब बाकी मेरा चुनाव था। और बल्कि इस घटना के बाद मेरी नज़र में यूपीएससी का सम्मान थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि छवि कुछ ऐसी बन गई थी मेरी आँखों में, पूरी ब्यूरोक्रेसी की, पूरी सरकारी व्यवस्था की, पूरे प्रशासनिक तंत्र की, कि ये सब तो भ्रष्टाचार के अड्डे मात्र हैं। पर वो जो अनुभव था साक्षात्कार का, उसमें पता चला कि समझते हैं लोग, अच्छी बात है। अब ये भी हो सकता है कि मेरी किस्मत ऐसी थी कि मुझे एक ऐसा पैनल मिल गया जो समझता था। किसी और पैनल में जाता है तो हो सकता है कि बिल्कुल विपरीत अनुभव होता। 210 की जगह 80 नंबर दे करके मुझे 5 मिनट में ही बाहर कर देते, कुछ भी हो सकता था। तो ऐसा रहा। अब एंटी क्लाइमैक्स था मेरे लिए, क्योंकि बचपन से ही कुछ और मैंने कैरियर के तौर पे सोचा या चाहा नहीं था। आईएएस ही बनना था, और मैं बहुत निश्चिंत था कि आईएएस बनूंगा ही बनूंगा। कैसे रोक सकता हूँ, कौन रोक सकता है। एकेडमिक बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था कि न मुझे न किसी और को कोई शक था कि ये लड़का आईएएस बनेगा ही। और फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, और जब तक आपकी इंटरव्यू देने की बारी आती है तब तक आप पाते हो कि आपका मन बदल चुका है। तो मेरी एक पुरानी कविता थी, वो मुझे याद आती थी कि राह जिसकी तकता था वो सवेरा देख मैं डर गया। वो कविता कुछ इस तरह से है, अब पूरी याद नहीं, पड़ी हुई है शायद, वेबसाइट पर है, कि रात पूरी आंखों में गुजारी है एक लड़के ने, और वो सवेरे का इंतज़ार कर रहा है, और वो सोच रहा है कि जैसे ही सुबह आएगी तो उसके भीतर का सारा तनाव और सारा शोक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो पाता है कि सूरज की पहली किरण उसे और ज़्यादा संतप्त कर जाती है, और ज़्यादा परेशान कर जाती है। तो यूपीएससी के साथ मेरा अनुभव कुछ ऐसा ही था। जिस चीज़ के लिए मैंने 15-20 साल
मानसिक रूप से तैयारी करी थी। कम से कम 15 वर्ष तक तो दिमाग में ये था ही था। बचपन से घुट्टी ही यही थी कि तुम्हें आईएएस बनना है, और मैं भी पक्का था कि यहाँ बनना है। तो और जब बनने की बारी आई तो मन ही पलट गया। तो एंटी क्लाइमैक्स था। मन पलट गया और कुछ पता नहीं था कि किधर को जाना है आगे, एकदम पता नहीं था। ये नहीं कि कोई और बेहतर विकल्प मिल गया इसलिए इस चीज़ को छोड़ रहे हो, कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल गया था। कुछ स्पष्ट नहीं था, धुंधलका सा था। तनाव के दिन थे, मन खोया खोया सा रहता था। लेकिन एक चीज़ पक्की थी कि बेईमानी नहीं करूँगा खुद से। जिधर को दिल नहीं है उधर को नहीं जाऊँगा, और जो चीज़ समझ में आ गई है उसको अनदेखा नहीं करूँगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसको समझने की कोशिश करूँगा, पर जो चीज़ जान ही ली अब उसको अनजाना कैसे बना दूँ। तो ये सब था। काफ़ी है या कुछ और इसमें मसालेदार पूछना चाहते हो? सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं। अब देखना है कि इस वीडियो के बाद लोग और क्या क्या पूछेंगे। हो सकता है कि आपके जो अन्य और इंटरव्यूज रहे हैं लाइफ में उनके संबंध में और जिज्ञासाएं आने लग जाए। तो अगर आएंगे इंटरव्यूज तो मेरे सारे ही थोड़े अद्भुत हुआ करते थे। एक बार IIM के इंटरव्यू क्योंकि इंटरव्यू एक स्थिति ऐसी होती है ना जहाँ एक तरह का पावर प्ले चलता है। एक होता है एप्लीकेंट जो कि करीब करीब सप्लीकेंट बना होता है, और दूसरी ओर बैठा होता है नौकरीदाता। तो वो एक बड़ी एसिमेट्रिक पावर सिचुएशन होती है, और ऐसी स्थिति मेरे सामने जब भी आती थी और आती है तो मुझे मज़ा आ जाता है कि सामना किसी ऐसे से हो जो ताकत में, रुतबे में तुमसे बहुत आगे का हो। ऐसा कुछ हो जाता है तो मज़ा आता है ज़रा। तो इंटरव्यूज़ तो सभी मसालेदार होते थे। उसकी फिर कीमत भी अदा करिए। आप जब इस तरह का रुख रखोगे ज़िंदगी के प्रति तो जो जो ताकतें आपको सज़ा दे सकती हैं और देंगी भी, तो वो सज़ा मुझे मिली भी है, झेली भी है। लेकिन फितरत कुछ ऐसी रही है कि आज भी वैसी स्थिति आ जाए तो शायद व्यवहार वैसा ही करेंगे जैसा 20 साल पहले करा था।